नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा था वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे गति के नियमों के बारे में, और आपको बताया गया था कि गति के 3 विश्व प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नियम है, और उनमें से गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करनी थी हम लोगों को। और आपने गति का प्रथम नियम पढ़ा भी था, उसके अनुप्रयोगों को भी जाना था, विस्तार से उस पर चर्चा हुई थी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम लोग गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे, लेकिन गति के द्वितीय नियम को जानने से पहले, समझने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है जिसके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज के क्लास में गति के द्वितीय नियम पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि उसी द्वितीय नियम से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह संवेग है, मोमेंटम है। और ये संवेग, कहीं ना कहीं संवेग शब्द को अगर ठीक से देखें हम लोग तो वेग का कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन है। संवेग वेग से जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी में मोमेंटम कहा जाता है। और इस संवेग को हम लोग आज के क्लास में विस्तार से बात करेंगे। इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनता है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपका ध्यान इस सिलेबस से बाहर ले जाना चाहता हूं ताकि आप संवेग को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आप इस पूरे स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा दैनिक जीवन में आखिर इस संवेग का क्या प्रभाव हमारे ऊपर है, संवेग क्या होता है, कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि क्या होता है कि एक क्रिकेट का गेंद है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत को पसंद होगा। तो क्रिकेट जब आपने खेला होगा या खेलते होंगे तो क्रिकेट की गेंद जो एक छोटी सी गेंद रहती है, दो स्थिति है कि आप और आपका एक मित्र, दो आदमी मिलकर के, दो दोस्त मिलकर के गेंद को फेंक रहे हैं और दूसरे तरफ से आपका दोस्त उसको कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। अब सोचिए दो स्थितियां हो सकती है। क्रिकेट का गेंद वही है, एक बार आपका दोस्त क्या धीरे से उस गेंद को उछालता है, धीरे से उछालता है, और दूसरे तरफ आप उस गेंद को लपकते हैं, पकड़ते हैं। और दूसरी स्थिति में आपका दोस्त उस गेंद को बहुत जोर से फेंकता है और उस बार भी आपको गेंद लपकना है, पकड़ना है, कैच करना है। आपने अनुभव किया होगा जब धीरे से गेंद उछाली जाती है तो उस स्थिति में गेंद हमारे हाथ पर कम प्रभाव डालता है, लेकिन वही गेंद, गेंद का द्रव्यमान वही है, मास वही है, वजन वही है, रूप रंग वही है, सेम वही गेंद है। लेकिन जब तेजी से फेंका गया आपके तरफ तो हो सकता है अगर कहीं भूल से वो दूसरे जगह लग गया तो वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह हो गया कि गेंद वही, लेकिन वेग को बदल देने पर उसका प्रभाव बदल जाता है, उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। अब आते हैं एक दूसरी स्थिति पर बात करते हैं। बहुत लोग, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, बहुत अच्छी सवारी है, धुआं चिंगारी कुछ कहीं नहीं है, एकदम प्रदूषण रहित, ईंधन रहित और पर्यावरण हितैषी साधन है। यातायात का बहुत अच्छा साधन है, बढ़ावा मिलना चाहिए इसको। और उस साइकिल के बारे में सोचिए कि जब आप साइकिल से जा रहे होते हैं और साइकिल में साइकिल आपस में टक्कर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि कभी ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा कि साइकिल से एक्सीडेंट हो और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, बहुत ज्यादा क्षति हो जाए। थोड़ा बहुत हो जाए वो अलग बात है, साइकिल में साइकिल अगर टक्कर होती है तब। लेकिन सोचिए कि वही साइकिल अगर धीरे धीरे जाने वाली ट्रक से भी टकरा जाए तो फिर क्या होगा, अंदाजा लगाइए। तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या इस बात को और दूसरे उदाहरणों से भी आप समझ सकते हैं कि साइकिल को साइकिल से टक्कर हुई तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब वही साइकिल ट्रक से टक्कर हो जाती है तो वहां प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि ट्रक का भले गति कम था, वेग कम था, लेकिन ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ट्रक जो है उस साइकिल वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आप और इसको छोटे उदाहरणों से, एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि सोचिए कि आप छत पर से धरातल पर एक छोटा सा पत्थर गिराते हैं, एकदम छोटा सा पत्थर।
मटर के दाने के बराबर पत्थर, एकदम छोटा सा पत्थर गिराते हैं तो धरती पर शायद कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। लेकिन वो जो बड़ा बड़ा बोल्डर होता है पुल पर जो दिया जाता है पानी को, मिट्टी को काटने से रोकने के लिए, उस बड़े बड़े बोल्डर को जिसका द्रव्यमान या वजन कह सकते हैं, वजन 15 किलोग्राम 20 किलोग्राम पत्थर है, तो उस 15 किलोग्राम के पत्थर को अगर छत पर से हम लोग नीचे गिरा दें तो जमीन पर हो सकता है फर्श को तोड़ सकता है, मिट्टी को उखाड़ सकता है, या किसी वस्तु पर पड़ गया तो उस वस्तु को तोड़ सकता है, और किसी आदमी या जंतु पर पड़ गया तो सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब छोटा सा पत्थर गिराए तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा या नहीं भी कोई असर पड़ा, लेकिन वही जब बड़ा पत्थर गिराते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि बड़े पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, मास अधिक है, इसलिए बड़ा पत्थर का प्रभाव ज्यादा था। गेंद वाले उदाहरण में देखे कि वेग ज्यादा प्रभावित कर रहा था, कि एक पहली अवस्था में गेंद का वेग कम था, दूसरी अवस्था में गेंद का वेग अधिक था, तो वेग कहीं ना कहीं एक नया प्रभाव उत्पन्न किया था। और इस पत्थर वाले उदाहरण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द्रव्यमान कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है, असर डाल रहा है। तो इन्हीं बातों के आधार पर न्यूटन साहब ने वस्तुओं के एक नए गुणधर्म का पता लगाया, और वह नया गुणधर्म था ये संवेग, मोमेंटम। तो अब आइए अपने टॉपिक पर, आज के टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इस दोनों उदाहरण को आप ठीक से समझे होंगे तो मोमेंटम को भी बहुत इजीली आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए संवेग के बारे में कहा गया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान मास हो गया, वजन, वेग वेलोसिटी, आप पढ़े ही हैं पहले चैप्टर में, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहा जाता है। अब देखिए क्लियर हो गया कि द्रव्यमान और वेग को गुना कर दीजिए। कोई वस्तु जो गति कर रही है तो वस्तु का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, मास होगा, और जब गति कर रही है तो कुछ ना कुछ उसका वेग भी होगा, तो द्रव्यमान और वेग को गुना कर दीजिए, और जितना गुणनफल होगा वही उस वस्तु का संवेग होगा, मोमेंटम होगा। तो आइए अब देखते हैं कैसे संवेग के लिए व्यंजक प्राप्त किया जाता है, संवेग के लिए कैसे सूत्र प्राप्त किया जाता है। व्यंजक का मतलब हो गया सूत्र कैसे होता है उसका। अब नीचे लिखा गया है संवेग को P से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए संवेग को P से सूचित किया जाता है, स्मॉल p, छोटा p से सूचित किया जाता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसके संवेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हमने डायग्राम के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास किया है कि एक वस्तु है, ये देख रहे हैं गोलाकार वस्तु, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, मास हो गया m, और यह वस्तु गति कर रही है किसी रेखीय पथ पर। वस्तु जब गति करेगी, जैसे आप एक पत्थर के टुकड़ा को फेंकेंगे तो पत्थर का टुकड़ा ऐसे ऐसे तो गति नहीं करेगी, वो एक रेखीय पथ पर गति करेगी। आप गेंद फेंकेंगे तो गेंद भी रेखीय पथ पर गति करती है। ऐसा नहीं होता गेंद कभी बहुत ऊपर चला गया, फिर धरती पर आ गया, फिर ऊपर गया, कभी बाएं गया, दाएं गया। जब गति होती है दैनिक जीवन में तो वो जनरली रेखीय गति ही होती है। तो सोचिए यहाँ पर एक कोई वस्तु है, पत्थर का टुकड़ा है, गेंद है, उसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, और वह जिस वेग से गति कर रहा है वह वेग v है। हम लोग पढ़े थे वेग की अंग्रेजी वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको v से सूचित करते हैं, और द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसलिए इसको m से सूचित करते हैं। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और v वेग से वह गतिशील है। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, तो इसका मतलब संवेग बराबर कह सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग, मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान में वेग से अगर गुना कर दें तो वही उसका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए संवेग को चूंकि P से सूचित किया जाता है, इसलिए P बराबर क्या लिखे हैं, द्रव्यमान को m से सूचित किए हैं और वेग को v से सूचित किए हैं, तो P इक्वल टू m इंटू v, P बराबर m गुना v। अब देखिए P के जगह P है ही, बराबर के जगह बराबर है, m और v को गुना करेंगे। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, सब लोग इसको समझ पा रहे हैं कि m को v, जैसे x को y से गुना करते हैं तो x y हो जाता है, m को v से गुना किए तो यह क्या हो गया, mv हो गया। तो P इक्वल टू mv एक नया समीकरण हो गया, एक नया सूत्र हो गया, एक नया व्यंजक प्राप्त हो गया आपको। यही P बराबर जो mv है यह संवेग का व्यंजक है, और इसी व्यंजक का उपयोग करके हम लोग गति के दूसरे नियम को प्राप्त करेंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कि गति के दूसरे नियम के बदले में पहले संवेग पढ़ना कितना जरूरी था। अगर आपको मैं संवेग नहीं बताता तो गति का दूसरा नियम का
को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने पहले संवेग पर चर्चा किया। अब फिर आगे देखा जाएगा, हम लोग अगले क्लास में होगा तो फिर हम लोग गति के दूसरे नियम की चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया, एक समीकरण निकल के आ गया, P इक्वल टू mv। P मीन्स संवेग मोमेंटम, m मीन्स मास द्रव्यमान, v मीन्स वेलोसिटी वेग। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा वही संवेग के बराबर होगा, वही मोमेंटम के बराबर होगा। अब आपको मैं समझाता हूं, उस उदाहरण पर वापस ले जाता हूं कि एक क्रिकेट का गेंद, कल्पना कीजिए कि क्रिकेट का गेंद जो है नॉर्मल वो 500 ग्राम का एक गेंद है। 500 ग्राम का मतलब हो गया आधा किलोग्राम का गेंद है। वह पहले 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था। तो 1/2 आधा किलोग्राम का मतलब हो गया कि 1/2 गुना 5, यह हो जाएगा कितना, 5/2 बराबर 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कि एक क्रिकेट का गेंद हम लोग कल्पना किए हैं कि उसका द्रव्यमान 500 ग्राम है। अब एक्चुअल क्या वजन होता मैं नहीं जानता हूं, उसको आप लोग समझें, लेकिन तब फिर भी उदाहरण के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि आधा किलोग्राम का एक क्रिकेट का गेंद है, या वैसे आपका खेलने वाला गेंद है, या कोई पत्थर का टुकड़ा है, और वह जा रहा है किस वेग से, तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो संवेग बराबर यहाँ सूत्र कहता है P बराबर mv, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो उस गेंद का या उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, आधा किलोग्राम, वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, 1/2 गुना 5, तो 5/2 बराबर 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड पर आगे बात करेंगे। और अब सोचिए कि दूसरी स्थिति में गेंद वही है, मतलब द्रव्यमान उतना ही है 1/2 ही, लेकिन उस गेंद को अब बहुत जोर से फेंके हैं और उसका वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड बढ़ गया, वेग बढ़ गया, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, यह हो जाएगा 15/2 बराबर 7.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग हो जाएगा। तो देखिए वहां पर संवेग था 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जब गेंद को धीरे से फेंकी गई थी, तो और फिर यहां पर संवेग हो गया 7.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 3 गुना संवेग हो गया, और 3 गुना संवेग हो गया, इसलिए जोर से जो फेंकी गई गेंद थी वह कैच पकड़ने वाले के हाथ पर प्रभाव डाल सकता है या अधिक चोट लग सकता है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संवेग 2 चीजों के द्वारा निर्धारित होता है, एक तो द्रव्यमान उसको प्रभावित करता है और दूसरा उसको वेग भी प्रभावित करता है कहीं न कहीं। तो वेग और द्रव्यमान, क्योंकि दोनों चीज संवेग को प्रभावित करता है, इसलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि P बराबर mv फार्मूला हुआ, इसके आधार पर सवाल बनाएंगे आगे। अब नीचे लिखा गया है संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। संवेग में परिमाण भी है, मात्रा भी है और दिशा डायरेक्शन भी है। जिस दिशा में वेग लगता है उसी दिशा में संवेग भी चलता है, गति करता है। तो संवेग की भी वही दिशा होती है, वस्तु जिस दिशा में जाती है, इसलिए इस संवेग को सदिश राशि माना गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि इस भौतिक राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, मतलब संवेग की जो खोज थी वह न्यूटन के द्वारा, और वही सर आइजक न्यूटन के बारे में जो आपने नाम सुना था पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में, तो सर आइजक न्यूटन ने ही इस भौतिक राशि का पता लगाया, संवेग का, मोमेंटम का पता लगाया। अब इस पर हम और बातें करेंगे, पहले जल्दी से इसके मात्रक को देख लेते हैं। यहाँ देखिए अगला टॉपिक दिया गया है संवेग का मात्रक। इस संवेग को मापेंगे कैसे, जैसे ही किसी भौतिक राशि की चर्चा होगी तो उसको मापने की भी जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं संवेग का क्या मात्रक होगा। इस मात्रक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और दूसरे तरफ ले जाऊंगा। जैसे आप जानते होंगे कि चाल जो होता है एक भौतिक राशि है, और चाल बराबर सूत्र पढ़े हैं दूरी बटे समय। और अब देख लीजिए, दूरी को मापेंगे मीटर में और समय को मापेंगे सेकंड में। तो दूरी जब भी मापी जाएगी तो वो मीटर में मापाएगी। वैसे आप किलोमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो ये दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। चाल का क्या मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां मैं ये बताना चाह रहा था आपको, यदि किसी भौतिक राशि का सूत्र आपको पता है, जैसे चाल का सूत्र पता है दूरी बटे समय, तो आप उसका मात्रक भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ना था।
बहुत लोग पढ़े भी होंगे, उनको पता होगा। अब यहाँ संवेग का मात्रक, चूंकि संवेग का सूत्र हम लोगों को पता है P = mv, तो इससे हम लोग संवेग का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यहाँ लिखे हैं P = mv, P क्या है? द्रव्यमान है, मास है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको केजी से सूचित करते हैं, स्मॉल के स्मॉल जी। और जो भी है आपका स्मॉल v, यह वेग है, वेलोसिटी है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। तो किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड, इस दोनों को गुना करेंगे, यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -1। ये सेकंड अभी नीचे में था, जैसे ये ऊपर गया तो इस पर नहीं कुछ पावर था तो 1 था, जैसे नीचे में जाएगा तो ऊपर में -1 हो जाएगा। तो 1 पावर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन -1 को तो लिखना पड़ता है, इसलिए इसको आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं या किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -1 भी कह सकते हैं। यह संवेग का मात्रक हो गया, मोमेंटम का यूनिट हो गया, जिसको मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ चाल का मात्रक आपको होता है मीटर प्रति सेकंड। अब आइए आगे बढ़ते हैं, संवेग को जानने के लिए और एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ के उदाहरण को तो आप देख ही पा रहे हैं कि आधा किलोग्राम की गेंद एक बार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई, एक बार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई। दोनों स्थितियों में संवेग में कितना फर्क हो जाता है। अब इसी तरह से सोचिए, अगर हम लोग एक बार ट्रक का संवेग, जैसे कोई दीवार है, बाउंड्री वाल है मान लेते हैं सड़क के बगल में, उसमें आप साइकिल से खूब स्पीड से जाएंगे और ठोकर मार देंगे, तो साइकिल से ठोकर मार देंगे, अगर अच्छी दीवार है, गुड क्वालिटी में है, तो उस दीवार को मेरे अंदाज से कुछ नहीं होगा। लेकिन कितना भी गुड क्वालिटी का दीवार हो, सोचिए एक बड़ा सा ट्रक जाके उसमें ठोकर मार दे धीरे से भी, तो फिर उस दीवार का क्या रहेगा? एकदम गिरना तय है। क्योंकि ट्रक में क्या है कि भले उसका वेग कम है, लेकिन साइकिल के तुलना में ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अगर साइकिल का द्रव्यमान 30 किलोग्राम होगा, तो हो सकता है ट्रक का द्रव्यमान 3000 किलोग्राम भी हो सकता है, 5000 किलोग्राम भी हो सकता है। तो साइकिल के तुलना में ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और m का मान जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप देखिए जब m बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेग कम भी रहेगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो संवेग बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन साइकिल से जो हम लोग जाते हैं तो वहां ना तो द्रव्यमान अधिक होता है, ना वेग अधिक रहता है, इसलिए संवेग जो रहता है वह कम होता है, इसलिए वह कम असर डालता है। और एक उदाहरण के द्वारा संवेग को समझिए। बंदूक की गोली, हो सकता है कुछ लोगों ने देखी होगी, तो उस बंदूक के गोली को आप सोचिए, छोटी सी गोली रहती है, और वह गोली अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर 50 गोली भी रख दिया जाए धीरे धीरे धागा में लपेट लपेट करके, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति के शरीर पर कुछ नहीं होगा असर। लेकिन एक गोली जब बंदूक से निकल करके किसी के शरीर पर जाता है तो फिर सब कुछ हो जाता है उसका। तो अंदाजा लगाइए, गोली वही है, लेकिन जब बंदूक से निकलती है उसका वेग बहुत ज्यादा रहता है, वेग इतना अधिक रहता है कि छोटी सी गोली का संवेग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि संवेग बढ़ाने के लिए द्रव्यमान भी बढ़ा सकते हैं, वेग भी बढ़ा सकते हैं। तो गोली तो वही है, लेकिन उसका वेग इतना अधिक हो जाता है बंदूक से निकलने पर कि मोमेंटम का मान, संवेग का मान इतना अधिक हो जाता है कि वह गोली बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती है। लेकिन वही गोली जब धीरे से किसी के देह पर हाथ में लेकर के फेंक देंगे, तो 5 गोली भी आप किसी के शरीर पर फेंकिएगा तो खरोंच भी नहीं आएगा। तो ये संवेग है। अब आप संवेग को समझ पा रहे होंगे कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। अब संवेग को बढ़ाने के लिए आप द्रव्यमान भी बढ़ा सकते हैं या वेग भी बढ़ा सकते हैं। जहां जैसी सुविधा होती है हम लोग उसको द्रव्यमान या वेग को बढ़ा करके संवेग का मान बढ़ा लेते हैं, या जितना जरूरत होता है उसके अनुसार संवेग प्राप्त कर लेते हैं। ये संवेग था, उसकी परिभाषा हो गई, उसका व्यंजक हो गया, और उसके लिए हम लोगों ने मात्रक भी ज्ञात कर लिया। अब बारी आती है, ये जो आपने सूत्र प्राप्त किया, जो व्यंजक प्राप्त किया, क्या इसके आधार पर सवाल भी पूछे जाते हैं? तो निश्चित रूप से जब सूत्र है तो सवाल तो बनेगा ही। मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल यहाँ उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, सोचिए एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान मास कितना है 5 kg, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। उसका जो वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसका संवेग ज्ञात करें, मोमेंटम ज्ञात कीजिए उस पत्थर का। तो सवाल बनाते समय मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सभी चीज आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसको आप ठीक से नोट करें, उचित मात्रक के साथ नोट करें। तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा गया है
5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, मतलब जो पत्थर वस्तु है उसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और द्रव्यमान को हम लोग m से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है m इक्वल टू 5 kg। ये दिया हुआ है हम लोगों को सवाल में। फिर कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो वेग 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग, तो वेग हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 6 मीटर प्रति सेकंड। ये दो चीज हम लोगों के को दिया गया था सवाल में कि m द्रव्यमान था 5 किलोग्राम और v वेलोसिटी वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड। कह इसका संवेग ज्ञात करें, तो p इक्वल टू व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे देंगे ताकि जो भी लोग हमारे कॉपी को देखेंगे तो वह समझ जाएंगे कि क्या क्या दिया गया है, क्या निकालने के लिए कह रहा है। ये सारा चीज ऊपर में ही क्लियर हो गया। अब देखिए m है आपके पास, v है आपके पास और p निकालना है, तो आपने पहले से सूत्र पढ़ रखा है p इक्वल टू एम वी। वही सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि p इक्वल टू एम वी, तो p बराबर जो एम वी है यहाँ क्या हो जाएगा कि p बराबर एम वी, तो m के जगह 5 हो गया, v के जगह 6 हो गया, दोनों को गुना किए तो 30 और मात्रक तो फाइनल है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उस पत्थर का जो संवेग होगा, मोमेंटम होगा, उसका मान 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। इस प्रकार से आप इस संवेग के लिए या संवेग पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक को देखेंगे, वहाँ जो भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से आप खुद से बना लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये संवेग, उसकी परिभाषा, उसके लिए व्यंजक, उसका मात्रक और उस पर आधारित सवाल, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे, लेकिन क्लास समाप्ति से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए सभी लोग पहले तो इन सभी चीज़ों को आप समझें, कहीं कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तब हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं या हमारे फ़ोन नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आ गई होगी। आज आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपको कुछ और चीज़ों को बताऊँगा जो हमारे वीडियो से रिलेटेड है। कुछ लोग परेशान रहते हैं, वो वीडियो खोजने में परेशान रहते हैं कि सर कौन कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई हो गई है, कितना चैप्टर पढ़ाई हुई है। इन सारी समस्याओं का, इन सारे सवालों का आज हम आपको जवाब देंगे। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को थोड़ी देर तक आप देखते रहेंगे। और अब हम लोग सिलेबस से हट करके कुछ और बातें करने जा रहे हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड है। आपके डेली लाइफ में जो कुछ और प्रॉब्लम आता है उसको भी यह दूर करेगा। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि आज हम आपके कुछ कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। और ये कन्फ्यूजन क्या होगा कि बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि सर किस क्लास का कितना वीडियो अपलोड हुआ, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ाई हुआ। तो मैं उसके लिए आप लोगों से एक छोटा सा पार्ट शेयर कर रहा हूँ वीडियो में कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल में यूट्यूब को खोलेंगे। जैसे आपके फ़ोन में यूट्यूब खुलता है तो यूट्यूब खुलने के बाद आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में ये जो सर्च बटन है, यहाँ से जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप रेनबो साइंस सर्किट टाइप करेंगे या आपके मोबाइल में होगा। इस तरह से रेनबो साइंस सर्किट जो चैनल खुलेगा, उस चैनल में देखिए रेनबो साइंस सर्किट आपको दिख रहा है चैनल का नाम। तो उसमें आपको क्या करना है, जो हमारा फोटो है या रेनबो साइंस सर्किट है उस पर एक बार सर्च करना। जैसे मैं फोटो पर यहाँ सर्च करता हूँ, तो फोटो पर सर्च करने के बाद ऊपर में आपको कुछ चीज़ दिखाई देगा, होम। सबसे ऊपर में देखिए रेनबो साइंस सर्किट के नीचे आपको दिख रहा है होम वीडियोज प्लेलिस्ट। यहाँ ऊपर में होम है, इधर से फिर वीडियोज है और यहाँ प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जितना भी वीडियो अभी तक में अपलोड किया गया है, तो मेरे फ़ोन में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। जैसे ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं फिजिक्स 9 है लिखा हुआ, और 5 जो देख रहे हैं इसका मतलब हो गया कि फिजिक्स 9th क्लास का जो फिजिक्स है उसका टोटल 5 वीडियो अपलोड किया गया है। फिर नीचे में देखिए प्रकाश का अपवर्तन दिख रहा होगा, प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका टोटल 4 जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये 4 वीडियो अपलोड किया गया है। ये जो लाइक वीडियो है ये आप में नहीं दिखाई देगा, जो हम जिस जिस वीडियो को लाइक किए हैं वो मेरे अपने फ़ोन का दिख रहा है आपको। फिर ये केमिस्ट्री
टेंथ दिखाई देगा, केमिस्ट्री टेंथ देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री टेंथ दिखाई देगा और इसमें 31 यहाँ दिख रहा है। तो केमिस्ट्री के टोटल 31 वीडियोज अपलोड किए गए हैं। और फिर नीचे आपको दिख रहा होगा केमिस्ट्री नाइन्थ, तो केमिस्ट्री के नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का टोटल 29 वीडियोज अभी तक में अपलोड किया गया है। तो ये सारा वीडियोज यहाँ प्लेलिस्ट में रहता है। आप इसको आसानी से जब कभी भी मौका मिले तो पिछले वीडियो को भी बिना परेशान हुए, बिना कंफ्यूज हुए एक खास जगह से खोज सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देख रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को खोलता हूँ। इसको हमने जैसे खोला तो आप ऊपर देख रहे हैं प्लेलिस्ट नाइन्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का प्लेलिस्ट खुला हुआ है। फिजिक्स नाइन्थ लिखा हुआ है, फिजिक्स नाइन्थ, चैनल का नाम रेनबो साइंस सर्किट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको सारा वीडियोज मिल जाएगा एकदम। नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का जितना भी वीडियो दिया गया है सब में यहाँ लिखा गया है पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब वीडियोज है। तो आपको जो वीडियो देखना हो, जैसे मान लीजिए मुझे पहला पार्ट का वीडियो देखना हो, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहला पार्ट का वीडियो क्या होगा, चालू हो जाएगा, इसको हम लोग देखने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो मैं फिर वापस आता हूँ, जैसे किसी को 10th का कोई वीडियो देखना हो तो हम फिर यहाँ से प्लेलिस्ट में वापस जाएंगे और हम क्या करेंगे, 10th का वीडियो अगर देखना होगा तो फिजिक्स 10th भी है, देख रहे हैं, केमिस्ट्री 10th है। जैसे किसी को केमिस्ट्री का पहला दिन का वीडियो देखना है तो हम शुरू में केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड किए हैं, यहाँ केमिस्ट्री 10th पर आएंगे। जैसे केमिस्ट्री 10th पर आएंगे, देखिए इसमें अम्ल क्षारक लवण का वीडियो है, ढेर सारा वीडियोज अपलोड किया गया, आपको सारा वीडियो यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहले हम चलेंगे नीचे जाएंगे, वो सब सीरियल में अपलोड। फिर अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीडियोज अपलोड किया गया है। सारा वीडियोज यहाँ यूट्यूब पर है। और सबसे नीचे जो यहाँ का वीडियो आप देखिए ठीक से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 1, ये पहला वीडियो है जो हम पहली बार यूट्यूब पर डाले थे। इसको देखना होगा बिना कंफ्यूजन का, बिना भाग दौड़ का, आप आसानी से वीडियो खोज करके देख सकते हैं। और देखिए ये पहला वीडियो चालू हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो को आसानी से खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो पा रहा होगा। तो आप 9th का वीडियो, 10th का वीडियो सब यहाँ एक साथ रखा गया है, इसको प्लेलिस्ट कहते हैं। यहाँ ऊपर में प्लेलिस्ट दिख भी रहा है। तो जब भी आपको पिछला वीडियो कोई देखना हो या फिर क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार ढंग से सभी वीडियोज को खोजना हो तो आप आसानी से इस प्लेलिस्ट को खोलिए और वहां से पुनः आप सारे वीडियोज को निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ। सबसे पहले ऊपर में आपको रेनबो साइंस सर्किट टाइप करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये जहाँ चैनल लिखा रहता है या मेरा फोटो लगा रहता है उस पर आप जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ ऊपर में देखिए इंटरफेस जो खुल रहा है उसमें होम है, वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, चैनल है, इसमें और है अबाउट है। तो आपको इसमें से प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो आपको सभी का वीडियो अलग अलग क्लासीफाई करके मिल जाएगा कि 9th क्लास के फिजिक्स का कौन कौन सा वीडियो है, 10th के फिजिक्स का कौन वीडियो है, केमिस्ट्री के 10th का कितना वीडियो है, केमिस्ट्री 9th का कितना वीडियो, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तक में हम लोग केमिस्ट्री के 2-2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। शुरू से केमिस्ट्री का 2-2 चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, 9th में भी 10th में भी। और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर 9th में चल रहा है, लेकिन 10th में अभी बेसिकली पहला चैप्टर ही है, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसलिए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में क्या किया है कि प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर कर दिया और अपवर्तन दूसरा चैप्टर कर दिया है। क्योंकि जो हमारा रेगुलर क्लास चल रहा था लॉकडाउन से पहले, उसमें हम लोग पहला चैप्टर को खत्म कर चुके थे, परावर्तन को थोड़ा बहुत उसका अंश बच गया था, वो अधूरा ही रह गया था और हमारा अपवर्तन कंप्लीट बचा हुआ था। इसलिए हमने यहाँ फिजिक्स में अपवर्तन ही शुरू किया है। परावर्तन बहुत लोगों का बचा हुआ, मैं अलग से थोड़ा सा फुर्सत मिल रहा, अलग से समय निकाल करके उसका भी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आपको फिर कंप्लीट पहला चैप्टर मिल जाएगा। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप यकीन मानिए आपको कंप्लीट साइंस की पढ़ाई होगी। और कुछ लोग ऐसा भी समझते होंगे कि वीडियो सर क्यों नहीं अपलोड करते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि हमको डेली वीडियो बनाना पड़ता है, डेली क्लास करना पड़ता है, फिर उस वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है और तब फिर वो अपलोड किया जाता है एडिटिंग के बाद। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जो लोग यूट्यूब पर कभी वीडियो अपलोड किए होंगे तो उनको पता रहता होगा। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे घर में वीडियो बना के रखा हुआ, डेली सवेरे सुबह जग करके वीडियो को अपलोड कर देना, उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें भी, इसलिए लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाती है। और थोड़ी बहुत परेशानी भी है कि बिजली नहीं रहती है, कई बार कुछ अंधेरा भी रहता है क्लासरूम में, उन सभी चैलेंज के कारण भी कुछ दिक्कत आती है। तो
तो आने वाले समय में ये सभी चीज़ दूर हो जाएगा और आपको जो भी वीडियो अधूरा है वो सब कंप्लीट मिल जाएगा फिजिक्स का भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब यहाँ से आसानी से आप वीडियो को खोल करके देखिए प्लेलिस्ट से, और अब आपको शायद कठिनाई नहीं होगी वीडियो को खोजने में, सारा वीडियोज आपको यहाँ मिल जाएगा आसानी से। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो ये 5 मिनट आपने अलग से समय दिया, तो निश्चित रूप से इस 5-7 मिनट का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, और वीडियो पसंद आती हो, क्लास समझ में आता हो तो इसको लाइक भी करें। और ख़ास करके विशेष रिक्वेस्ट वैसे लोगों से जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।